यति जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का पार्ट थ्री में आज हम लोग देखेंगे सबसे बेहतरीन टॉपिक यूरोपीय कंपनी का आगमन। और यूरोपीय कंपनी के आगमन से आधुनिक भारत का एक ऐसा खाका खींचा जाएगा जहां से एग्जामों में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन से, और इसको हम लोग पहले एक ट्रिक के अनुसार देखेंगे। ट्रिक से पहले देखेंगे पुर्तगाली कंपनी का आगमन। इसको एक ट्रिक के तहत हमने सजाया है पुआ ड फांसी, यानी पुआ ड फांसी। आप देखेंगे कि गांव में लोग पूजा पाठ में पुआ ठेकुआ बनाते हैं, तो वो पुआ को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। और पुआ ड फांसी यानी पू के मतलब हो गया पुर्तगाली, पू के मतलब पुर्तगाली, यानी भारत में सबसे पहले कौन आए, कौन यूरोपीय कंपनी आई, तो पुर्तगाली आए। अब कब आए? 1498 ईस्वी में। उसके बाद से यानी अंग्रेज आते हैं कब? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। फिर ड मीन्स डच और डेनिश, यानी डच आते हैं 1602 ईस्वी में और डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में। फिर आते हैं फा मीन्स फ्रांसीसी, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत आगमन होता है फ्रांसीसी का। उसके बाद से सी माने स्वीडिश, 1731 ईस्वी में स्वीडिश कंपनी भारत आगमन होता है। यानी कि पुर्तगाली कंपनियों का अगर याद करना है तो पुआ ड फांसी याद रखिए। पुआ ड फांसी को याद रखेंगे, यानी पुर्तगाली, पू से पुर्तगाली, आ से अंग्रेज, ड से डच और डेनिश, फा से फ्रांसीसी और सी से स्वीडिश। और इनका क्रम भी है। एग्जामों में आपसे पूछ लिया जाता है कि यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम सजाइए, डेट पूछ लिया जाएगा। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग एक एक कंपनी को देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे पुर्तगाली को। पुर्तगाली कंपनियों का आगमन कैसे प्रारंभ होता है? तो आप देखेंगे ये यूरोपीय क्षेत्र, और 15वीं शताब्दी में यहाँ पे एक क्रांति आती है। यहाँ पे नाव निर्माण का कार्य बहुत तेजी से होता है, और फिर यहाँ औद्योगिक क्रांति का भी समय होता है। बाजार खोजने के लिए अलग अलग स्थानों की खोज होती है, और इसमें उभर के आते हैं पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन ये दो देश हैं जो समुद्री मार्ग की खोज के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाते हैं। और फिर पुर्तगाल से एक नाविक होते हैं जिनका नाम है बार्थोलोमा डिजाय। 1488 ईस्वी में ये यात्रा करते हैं और भारत के खोज पे ऐसे निकलते हैं, और ये आते हैं और फिर अफ्रीका के दक्षिणी छोर जिसे उत्माशा अंतरीप कहा जाता था, उत्माशा अंतरीप, इसी को केप ऑफ गुड होप भी कहा गया, यहाँ तक आते हैं। और फिर ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं और लौट जाते हैं, ठीक है। 1488 में ये फिर लिस्बन लौट जाते हैं। फिर इसके 10 वर्षों बाद एक और पुर्तगाल नाविक भारत के खोज के लिए निकलेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे स्पेन सरकार द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया जाता है, और इसमें इटली के नाविक होते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। ये भारत खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन मार्ग भटक जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं गलती से अमेरिका। कहाँ पहुंच जाते हैं? अमेरिका। तो ये भारत की खोज के बजाय अमेरिका की खोज कर देते हैं। इसलिए पूछा जाता है कि कौन भारत की खोज के बजाय अमेरिका की खोज कर डाला? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ के थे? इटली के थे। कहाँ के? इटली के, ठीक है। उसके बाद से भारत खोज के लिए निकलते हैं, ठीक है। कौन? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आते हैं। केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये सीधे पहुंच जाते हैं केरल तट, कालीकट। कहाँ पहुंच जाते हैं? कालीकट। और यहीं पे भारत की
हिंदू राजा होते हैं जमोरिन, इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि भारत में ये सदियों से परंपरा रही है अतिथि देवो भव, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वसुधैव यानी पूरी पृथ्वी अपना घर है। इस प्रकार जमोरिन यहाँ पे वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे वास्को डी गामा एक नाव से आते हैं, एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है, और इस नाव का नाम है साओ गैब्रियल। क्या नाम है? साओ गैब्रियल। लेकिन जब यहाँ पे वास्को डी गामा आते हैं तो यहाँ से मसाला लेके जाते हैं, यानी उनको एक यूनिक चीज अगर कोई वस्तु मिलता है तो मसाला, और यहाँ से मसाला लेके जाते हैं, और ये लगभग पूरे खर्चा छाटने के बाद 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। इसको देखकर यूरोप वासियों के मन में भारत को जानने की ललक और बढ़ जाती है, और फिर अलग अलग नाविक आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वास्को डी गामा जब भारत की खोज करके लौटते हैं तो इनको एक टैग दिया जाता है, उपाधि दिया जाता है। किस नाम से? एडमिरल ऑफ इंडियन ओशन। एडमिरल ऑफ इंडियन ओशन का उपाधि किन्हें मिलता है? वास्को डी गामा को। उसके बाद से एक और नाविक आते हैं जिनका नाम है पेड्रो अल्बरेज कैब्रल। ये 1500 ईस्वी में भारत आते हैं। ठीक है, पहुंचने वाले दूसरे पुर्तगाली थे। एग्जाम में पूछेगा कि भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली कौन थे, तो पेड्रो अल्बरोज कैब्रल। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं, यानी 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, पुर्तगालियों ने कोच्चि में अपनी कंपनी बैठाई। क्या बैठाई? कंपनी। और पुर्तगाली जब भारत आए तो अपने साथ कुछ नया यूनिक चीज लेकर आए, जो एग्जामों में पूछा जाता है, उसको देखेंगे। आप देखेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, तो सबसे पहले तंबाकू खिलाने को सिखाया। और तंबाकू आज ये कैंसर का जड़ बना हुआ है, युवाओं को लत लग चुका है। तो पुर्तगालियों ने क्या दिया? तंबाकू। और प्रश्न पूछा जाता है तो पुर्तगालियों की देन है तंबाकू। जहाज निर्माण किनकी देन है? पुर्तगालियों की। और प्रिंटिंग प्रेस, ये भी किसकी देन है? पुर्तगाली। पेंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देखेंगे युवा बुक के माध्यम से, प्रिंटिंग प्रेस, तो बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ये 3 चीजों को याद रखना है। अब इसके बाद से भारत में आते हैं पुर्तगाली कंपनी, यानी पुर्तगाली गवर्नर। तो भारत में पुर्तगाली गवर्नर यानी प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनका कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहता है। और ये क्या करते हैं कि हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करते हैं। यानी हिंद महासागर, आप देखेंगे ये भारत हुआ, और भारत के नीचे ये हिंद महासागर, और हिंद महासागर में ये क्या करते हैं? हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और एक नीति लाते हैं जिसका नाम है शांत जल नीति। कौन सा नीति? शांत जल नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, पुर्तगालियों ने स्वयं को सागरों का स्वामी कहा, लॉर्ड ऑफ ओशन कहा। पूछा जाएगा कि किसने स्वयं को लॉर्ड ऑफ ओशन कहा, तो पुर्तगालियों ने खुद को सागरों का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ ओशन कहा। ठीक है, 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम बेड़ा यानी गुजरात के महमूद बेगड़ा, मिस्र की सेना और तुर्की की सेना को चौला के युद्ध में पराजित कर दिया। कब? 1509 ईस्वी में। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय संयुक्त जो सेना थी, उस समय चौला का युद्ध हुआ, और इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत जाता है। और ये आपकी कहानी रही। इसके बाद से पुर्तगाली के दूसरे गवर्नर आते हैं जिनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 से 1515 तक रहता है,
और ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और पूछा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये VVIA एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसने मुख्यालय कहाँ बनाई, कोची को। और यहाँ पे प्रथम व्यापारिक कोठी भी कहाँ बनी थी, तो कोची में। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या करता है, छीन लेता है। ठीक है, गोवा को छीन लेता है। ये भी पूछा जाता है कि गोवा को किसने छीना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किससे छीना, तो यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, एशिया की मंडी देखेंगे, एशिया की मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया किसने, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। यानी एशिया का मंडी कहा जाने वाला, ठीक है, मलक्का पर किसने नियंत्रण किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने एक नीति लाई जिससे भारतीय स्त्रियों से विवाह और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यानी स्त्रियों से विवाह करने का कार्यक्रम कौन सब प्रारंभ किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे राजा जो हैं प्राचीन काल में भी विवाह शांति के लिए विवाह संबंध स्थापित करते हैं। तो यही नीति अल्फांसो डी अल्बुकर्क लाता है। और फिर इस नीति को 3G नाम दे दिया जाता है। कौन सा नाम, 3G। आज देखेंगे मोबाइल में 3G 4G 5G 6G, लेकिन उस समय ये 3G पुर्तगाली समय में ये शब्द दे दिया था। और इस 3G के मतलब गोल्ड और ग्लोरी। 3G का मतलब कि गॉड, गोल्ड और ग्लोरी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि 3G शब्द किस यूरोपीय कंपनी का देन है, तो पुर्तगाली। 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में हुआ और इस चर्च का नाम है सेंट जेवियर चर्च। ठीक है, सेंट जेवियर चर्च। तो पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम चर्च कहाँ निर्माण कराया, तो गोवा में। किस नाम से कराया, तो सेंट जेवियर चर्च। इसके बाद से आते हैं कौन, नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है, नीनो डी कुन्हा, जिनका कार्यकाल 1529 से 1538 तक रहता है। और इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये सरकारी कार्यालय कोची से 1530 में गोवा हस्तांतरित कर देते हैं और गोवा को राजधानी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, राजधानी। ठीक है, और यहीं पे 1560 ईस्वी में धर्म न्यायालय की स्थापना कर देते हैं। तो पूछा जाएगा कि धर्म न्यायालय, पुर्तगालियों द्वारा धर्म न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गोवा में की गई थी। कब की गई थी, 1560 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पुर्तगालियों द्वारा समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। यानी समुद्री जो साम्राज्य था पुर्तगालियों का पूरा हिंद महासागर में, उसको नाम दे दिया गया एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया नाम दे दिया गया। इसी में पुर्तगालियों द्वारा एक कार्ड अल्मेडा काफिला प्रयोग किया जाता था। इसके द्वारा जो एशिया व्यापार को प्रभावित करना, कार्ड्स के द्वारा जो एशिया का व्यापार है उसको प्रभावित करना। यानी इस कार्ड के तहत बिना यूरोपीय अधिकारियों से परमिट बिना इस समुद्र में ना भारत के लोग प्रवेश कर सकते थे, ना अरब के व्यापारी प्रवेश कर सकते थे। अगर व्यापार इसमें नाव के लिए, नाव ले जाने के लिए यूरोपीय पुर्तगाली जो कंपनियां हैं, पुर्तगाली जो अधिकारी हैं, उनसे कार्ड का क्या परमिट लेना पड़ता था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कार्ड अल्मेडा काफिला किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की। ठीक है, अब इसके बाद से एक घटना, अब अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंचते हैं और भारत स्वतंत्र हो जाता है 1947 में। उसके बाद एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना पुर्तगाली क्षेत्र में घुसकर 18 दिसंबर 1961 में 36 घंटा से अधिक ऑपरेशन करते हैं। जमीनी, समुद्री और हवाई हमले करते हैं और पुर्तगालियों को अंतोगत्वा समर्पण करने पे मजबूर कर देते हैं। और पुर्तगाली क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और अंतोगत्वा फिर गोवा 19 दिसंबर 1961 को गोवा
दमन एवं दीव मुक्त हो जाते हैं और बाद में दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये पुर्तगालियों की एक संतुलित साझा कहानी रही जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार हम लोग आगे फिर हम लोग देखेंगे अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, एक का एक करके सभी कंपनी को देखेंगे। और आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में आजकल सबसे अधिक आधुनिक भारत से, आधुनिक भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये आपका एक संतुलित कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा और फिर आप लोग देखेंगे आपके एग्जाम में कितना बेनिफिट होगा। तो ये इसको बार बार आप लोग देखें, रिवीजन करें और ज़्यादातर करके इसको लिखने का प्रयास करें, क्योंकि लिखने से जो आपका माइंड है, आपका थर्ड जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो कंसंट्रेट रहता है और चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, यानी लंबे समय तक याद रहेगी। और बार बार वीडियो को देखें। ठीक है, अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। फिर अगले टॉपिक